देखते हैं। पढ़ना है डोरी से बंधे कण की क्षैतिज वृत्तीय में गति। ठीक है, जब किसी पिंड को डोरी से क्या करते हैं, बांध देते हैं, और बांध कर क्या करेंगे, घुमाएंगे। वो दो तरीके से काम करते हैं। पहला, जब कण का भार क्या हो, नगण्य न हो, नगण्य भार समझते हैं। जब किसी भी वस्तु का द्रव्यमान कितना है, m, और इसमें g से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, तो भार निकल जाता है w। बात समझ, भार क्या निकलता है, w निकल के आता है। भार क्यों लगता है, क्योंकि पृथ्वी उसको अपने तरफ नीचे की तरफ क्या करती है, खींचती है। तो इसमें जो निकलता है भार, उसका मान 0 के बराबर नहीं होता है, यानी भार का मान होता है, नगण्य नहीं होता है। एक तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन जब क्या है, जब उसका भार क्या होना चाहिए, नगण्य नहीं होना चाहिए। और दूसरा जब क्या हो, भार क्या हो, नगण्य हो। तो पहला हम क्या पढ़ रहे हैं, जब वस्तु का भार क्या हो, नगण्य न हो। इसका मतलब क्या है, नगण्य न होने का मतलब, तो इस पर क्या करेंगे, जब पिंड हमारा बांधा गया है डोरे से, इसको पृथ्वी अपने तरफ क्या करेगी, खींचेगी। ठीक है, तो ये कब होता है, कि जब किसी भारी पिंड को, इसको मान लीजिए कि 5 kg का क्या है, ईंट है, क्या 5 kg का ईंट, उसको पतले डोरी से बांध दिया है। अब उसको लटकाएंगे तो नीचे क्या काम करेगा, mg काम करेगा, भारी काम करेगा। आप सोचिएंगे उसको घुमाने के लिए, तो बताओ ऐसे गोल गोल घूमेगा कि नीचे में बस गोल गोल घूमेगा, ऊपर कहाँ घूमेगा, नीचे घूमेगा, क्योंकि उसका भार क्या है, ज्यादा है। अगर हल्का होता तो ऐसे घुमा लेते हम लोग, हल्का होता तो, लेकिन है कितना, 5 kg का है, तो उसका भार ज्यादा है, वह द्रव्यमान ज्यादा है। द्रव्यमान का कारण नीचे होगा, नीचे घुमाएंगे तो क्या होगा, एक समान वृत्तीय गति से घुमाएंगे तो शंकु आकार बनेगा। कैसा बनेगा, शंकु। शंकु आकार जानते हो ना, जो बर्थडे में क्या होता है, सर पे पहनाया जाता है, इस तरीके से क्या बन रहा है, शंकु आकार बना रहा है। बस यही पहनी हो। चलो देखते हैं, ये पिंड है, जब पिंड को गोल गोल घुमाएंगे तो क्या होगा, शंकु आकार इस तरीके से क्या बन जाएगा, हो जाएगा। बस यही फिगर बन गया, शंकु आकार बन गया। इसमें देखते हैं, माना कि इस डोरी की लंबाई कितनी है, l, डोरी की लंबाई कितनी हो गई, l, और इस डोरी के यहाँ से हम लोग पकड़ लिए हैं, दूसरे सिरे पर m द्रव्यमान का एक भारी पिंड बांध दिया है, और उसको जब घुमाएंगे तो शंकु आकार में क्या होगा, गति करेगा, वृत्तीय पथ पर गति कर दिया है। तो जब गति करेगा तो इसके भार के कारण इस डोरी में क्या होगा, तनाव उत्पन्न होगा। क्या होगा, तनाव उत्पन्न होगा। ठीक है, अब इस तनाव को दो खंडों में क्या, दो लंबवत घटकों में क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। देखो, एक तो ये हो गया लंबवत, और दूसरा हमारा लंबवत, ये दोनों के बीच में करेंगे तो कितना होगा, 90 का कोण बनाएगा। इसका मतलब लंबवत हो गया। तो इसको दो घटकों में क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। अच्छा, ये भी एक, अगर जब घुमा रहे हैं तो जो ध्रुवाधर से कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। बस नहीं, आप लोग पढ़े होंगे, अगर दो समांतर रेखा एक सीधी रेखा काटती है, दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। किस कोण द्वारा, एकांतर कोण द्वारा। यहाँ तक बात समझाई। देखिए, अगर यहाँ से हम क्या करेंगे, लाइन एक खींच देंगे, ये वाली, और एक वाली ये वाली है, ये है, तो देखिए ये तिरछा रेखा क्या कर रही है, काट रही है। अगर ये कोण थीटा बन रहा है तो ये भी कोण क्या होगा, किस एंगल द्वारा, 90 का एकांतर कोण द्वारा। किसके द्वारा, एकांतर कोण द्वारा। कोई समस्या नहीं। तो ये तनाव T है, इसके घटक में थीटा कोण बना रहा है, तो जिसके साथ थीटा कोण बनाता है उसको cos थीटा में तोड़ते हैं। तो तनाव को तोड़ देंगे किसमें, T cos थीटा में। बस वही। और ये पिंड है, तो पिंड के नीचे कौन काम करेगा, mg, वस्तु का भार। तो mg किसको संतुलित करेगा, T cos थीटा को। उसके बाद दूसरा हम तोड़ेंगे, अगर ये वाला cos थीटा में टूट गया तो इधर तोड़ेंगे तो किसमें टूटेगा, sin थीटा में। ये हो गया T sin थीटा, और ये किधर कार्य करेगा, तो ये केंद्र की ओर कार्य करेगा। इसकी दिशा किधर होगी, केंद्र की ओर। हमको पता है कि जब किसी पिंड को क्या करते हैं, घुमाते, वृत्तीय गति कराते हैं, तो उसमें क्या होता है, अभी केंद्रीय बल लगता है। तो ये T sin थीटा किसका कार्य करेगा, अभिकेंद्रीय बल का, और इसी के कारण जो पिंड है गोल गोल क्या होगा, वृत्तीय कक्षाओं पर गति करेगा। अगर ये नहीं होता तो पिंड इस पे गति गोल गोल नहीं घूमते, यानी वृत्तीय गति नहीं करता। बात समझ आ गई, कोई दिक्कत। चलो देखते हैं यहाँ से, ये इसको संतुष्ट करेगा, तो लिख सकते हैं T cos थीटा बराबर किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखेंगे, ये है T a sin थीटा। हम बताए थे कि जो बल होता है, गुरुत्वीय
अभिकेंद्रीय बल Fr जो होता है कितना होता है, कल प्रूव कराए थे mv स्क्वायर बटे में r, यही होता है। तो ये जो mv स्क्वायर अभिकेंद्रीय बल है और t sin थीटा भी क्या कर रहा है, अभिकेंद्रीय बल का काम कर रहा है। इसका मतलब ये और ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो लिख सकते हैं t sin थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बटे में r, इक्वेशन नंबर 2। कोई समस्या है? समीकरण 2 में समीकरण 1 से क्या करेंगे, भाग लगा देंगे, भाग देने पर। चलो भाग देते हैं। ये वाला ऊपर रहेगा, ये हो जाएगा t sin थीटा और बटे में ये वाला कितना है समीकरण 1, तो t cos थीटा इक्वल टू इधर रखेंगे तो ये कितना है mv स्क्वायर बटे में r, और ये कितना है mg, कितना हो गया mg। इसको आगे बढ़ाते हैं। जब इसको आगे बढ़ा देंगे हम लोग तो t से t क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, sin थीटा बटे में cos थीटा इक्वल टू, उसके बाद इधर देखते हैं क्या कटेगा, तो m से क्या mm क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास v स्क्वायर बटे में rg। कोई समस्या है यहाँ तक? नहीं ना। इसको बनाकर समीकरण नंबर 3 क्या करते हैं हम लोग, छोड़ देते हैं। ठीक, समीकरण 3 बनाकर क्या करेंगे, छोड़ देंगे। और देखते हैं क्या होता है। ये हमारे क्या है, पिंड है, और पिंड इस पर क्या कर रहा है, गति कर रहा है। जब गति कर रहा है तो इसका कोई ना कोई क्या होगा, आवर्तकाल होगा। आवर्तकाल बताए थे कि क्या होता है, उसके जितने वो समय जिसमें क्या करता है, एक चक्कर पूरा करता है, उसको हम क्या कहते हैं, आवर्तकाल। जब कोई पिंड किसी वृत्तीय पथ पर गति करता है तो एक चक्कर में जितना क्या होता है, एक चक्कर में जितना समय लगता है उसी समय को क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। तो लिख सकते हैं यदि पिंड t समय में एक चक्कर पूरा करता है, एक चक्कर पूरा करता है, एक चक्कर पूरा करता हो तो हो गया, पूरा नहीं बोला है, पूरा बोला है। यदि पिंड t समय में क्या करता है, एक चक्कर पूरा करता है। तो चलो समय निकालते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो समय निकालेंगे तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे 4। तो सोचिए यहाँ से अगर यहाँ से चलना पड़ रहा तो क्या है, एक चक्कर घूम के आएगा तो यहीं पे आएगा। इसका जो वृत्त के जो परिधि है यही किसका कार्य करेगा, दूरी का। तो वृत्त की परिधि बराबर कितना होता है, 2 पाई r और बटे में, ठीक है। क्या चाहिए, चाल। तो मान लेते इसकी चाल कितनी है, यहाँ पर v कितना मान रखे हम लोग, v यहाँ होगा v को इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा v, और ये इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में। तो 2 पाई r बटे में कितना t, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। यहाँ तक नोट करिए, बंद कर दो। हो गया। ये हमारे पास समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4। यहाँ v का मान दे रखा है, वैल्यू दे रखा है। इस वैल्यू को उठाकर यहाँ मिलेगा आपको, इसको उठाकर यहीं पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक, इसको मिटा दें। चलिए यहाँ से लिखेंगे समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर लिखेंगे समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर बताइए कितना होगा, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ठीक है। उसका v की स्क्वायर का मान कितना है, 2 पाई r का स्क्वायर और बटे में कितना है, t का स्क्वायर होगा, t का स्क्वायर और इनटू कितना बटे में rg। यहाँ से करेंगे तो साइन थीटा बटे में कॉस थीटा इक्वल टू
यहाँ से देखिए इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 2 दूना का 4 पाई स्क्वायर यहाँ आर स्क्वायर बटे में टी का स्क्वायर इंटू आर जी। है कोई दिक्कत? आर से एक आर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। एक चीज और हमारे पास कितना है एल लंबाई कितना है एल। यहाँ 90 का कोण बनेगा 90 के सामने को भुजा क्या कहते हैं कर्ण। थीटा कोण बना रहा है ये वाला तो सामने को भुजा लंब। कितना हो जाएगा लंब। अगर ये त्रिज्या आर है तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी होगी आर होगा। क्या होगा आर। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे किसका मान तो रखेंगे साइन थीटा बराबर क्या देखिए लंब हो गया थीटा कोण के सामने की भुजा लंब 90 के कोण के सामने की भुजा कर्ण। तो लंब और कर्ण में किसका संबंध होता है साइन थीटा का होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है कितना लंब बटे कर्ण। लंब कितना है आर और बटे में एल। कोई दिक्कत? यहाँ से आर का वैल्यू रखेंगे कितना इधर आएगा तो एल साइन थीटा। बात समझ आई? यहाँ से आर का मान हम इसमें क्या करेंगे रख देंगे। देखिए साइन थीटा बटे में कॉस थीटा इक्वल टू ये हो गया 4 पाई स्क्वायर और यह एक आर से एक आर कैंसिल हो गया लेकिन एक आर बचा हुआ है। इस आर का मान क्या करेंगे रखेंगे ये हो जाएगा एल साइन थीटा और बटे में कितना टी स्क्वायर जी। आर तो कैंसिल हो गया देखिए साइन थीटा से साइन थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल। उधर मिटा देते हैं। साइन थीटा से साइन थीटा क्या हो गया कैंसिल हो गया। ऊपर देख बचेगा लिखेंगे 1 अपान कॉस थीटा इक्वल टू उसके बाद हमारे पास क्या बच रहा है 4 पाई स्क्वायर एल 4 पाई स्क्वायर एल और कुछ है नहीं। बटे में कितना है टी स्क्वायर जी। बात समझ में? यहाँ से ये भाग में है इधर आएगा तो गुणा करेंगे त्रिज्या मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। एक में टी स्क्वायर जी से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा टी स्क्वायर जी और इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल इंटू कॉस थीटा। कोई समस्या? जी इधर किस में है गुणा में इधर आएगा तो भाग तो टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल कॉस थीटा बटे में जी। इधर वर्ग है इधर आएगा तो करणी में हो जाएगा तो t बराबर क्या हो जाएगा रूट में 4 पाई स्क्वायर एल कॉस थीटा बटे में जी। समस्या है? देखिए रूट में है इसका मतलब वर्गमूल निकालना पड़ेगा। 4 का वर्गमूल 2 बाहर चला जाएगा। पाई स्क्वायर दिया है तो ये भी क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा बाहर चला जाएगा लेकिन एल का नहीं होगा कॉस का नहीं होगा जी का नहीं होगा। तो लिखेंगे हम लोग t इक्वल टू 2 तो बाहर आ गया पाई बाहर आ गया और रूट में कितना हुआ एल कॉस थीटा बटे में जी। यहाँ तक बात समझ आ गई? ये हमारा मेन फॉर्मूला हो गया। अब देखिए अगर परिक्रमण काल हमको बढ़ाना है तो क्या करना है परिक्रमण काल बढ़ाना है तो cos थीटा का मान भी क्या करना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा। अगर cos थीटा का मान बढ़ाने का मतलब कि थीटा का मान घटाना पड़ेगा। ठीक है नहीं आ रहा है इधर देख लेते अरे वो चित्र मिटा दी हमारे पास फॉर्मूला क्या है t इक्वल टू 2 पाई रूट में l cos थीटा बटे में g। यही था। यहाँ देखिए यहाँ परिक्रमण काल बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि cos थीटा का मान क्या होना चाहिए बढ़ना चाहिए और cos थीटा का मान तभी बढ़ता है जब थीटा का मान क्या होता है घटता है। क्या होता है घटता है। ठीक है तो यहाँ से रखेंगे अगर cos थीटा का मान लेते हैं थीटा बराबर कितना 0 अंश कितना अंश 0 अंश तो क्या हो जाएगा t इक्वल टू 2 पाई रूट में l cos 0 अंश बटे में g और cos 0 का मान कितना होता है t लिखिए l cos 0 cos 0 का मान 1 में l से गुणा करेंगे तो l ही बचेगा। तो परिक्रमण काल 2t बराबर कितना हो गया 2 पाई
रूट में कितना L बटे में जी। यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि cos थीटा का मान 0 क्यों लिया है, क्योंकि t का मान बढ़ाना है, तो t का मान बढ़ाने का मतलब cos थीटा का मान बढ़ाएंगे। cos थीटा का मान तभी सबसे बड़ा होगा जब थीटा का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बात समझ आई?